Welcome to presentation on making money from privatization of PSU बैंक। इस श्रृंखला में 2 वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अभी ये तीसरा वीडियो है जो पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में, जिसका पहले चरण में प्राइवेटाइजेशन का फैसला होना है। नीति आयोग ने रिकमेंडेशन सरकार को पास भेज दी है 31 जुलाई को। क्यों ये हो रहा है? जैसा पहले दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, 21 जुलाई को सरकार ने डिसाइड किया था कि वो कम से कम 6 पब्लिक सेक्टर बैंक में अपना स्टेक हिस्सेदारी बेच देगी और इफेक्टिवली ये 6 पीएसयू बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे। इसलिए जरूरत उसकी पड़ रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है। बड़ा टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का इस साल का है, जो अभी सरकार अभी तक टारगेट से बहुत दूर है। इसके लिए जो भी जरिया सामने नजर आ रहा है उसको लेकर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और ये कार्यवाही बहुत जल्दी टाइम बाउंड तरीके से होने की संभावना है। जैसा पहले बता चुके हैं, 6 बैंक जिनको चुना गया था, उनमें पहले चरण के 3 बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक है। दूसरे चरण में इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया रहेंगी। वो कब होगा उसका जानकारी जैसे मिलेगा उसमें सब न्यूज में आएगा, तभी उसके बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। अभी इस घोषणा जब 21 जुलाई को हुई तो उसके बाद इन सभी शेयरों के प्राइस में बहुत इंटरेस्ट लोगों का आ गया, प्राइस बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। पहले इनका वॉल्यूम बहुत कम रहता था। अभी सवाल आता है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ही क्यों, वाई ओनली पंजाब एंड सिंध बैंक, आखिर क्यों, क्या है खास इस बैंक में? उसमें जो निकल के सामने आता है कि ये सबसे छोटा बैंक है। पीएसयू बैंक जो 12 बची हुई हैं अभी मर्जर और डाइवेस्टमेंट के बाद में, जो 12 पीएसयू बैंक आज की तारीख में है, उनमें सबसे छोटी पंजाब एंड सिंध बैंक है और इसका वैल्यूएशन बहुत कम है। छोटा साइज होने की वजह से उम्मीद है कि इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जो इसमें चिंता का विषय है उसके एनपीए बहुत ज़्यादा हैं और वित्तीय हालत उतनी अच्छी नहीं है। किंतु गनीमत ये है कि ये बैंक जैसी भी खराब हालत में रही, ये पीसीए में नहीं गई, जबकि बड़ी बड़ी बैंक जो है रिजर्व बैंक की पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत चली गई थी। इसमें बैंक के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो इसके फाइनेंशियल के बारे में हमने एनालिसिस किया है। पिछली 5 तिमाही में हर तिमाही में इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है नेट लेवल पर, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, किंतु ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट है। और जो करीब 400 करोड़ पहली तिमाही में था पिछले साल की, इस साल भी करीब 430 करोड़। चौथी तिमाही में मार्च 19 में और मार्च 20 में करीब 400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। मगर जो राइट ऑफ प्रोविजन, बड़ा प्रोविजन करने की वजह से लॉस इस बार 236 करोड़ डिक्लेयर किया। अभी हाल की तिमाही, जो इस साल की पहली तिमाही का रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। और जैसे पहले बताया, वैल्यूएशन इसका बहुत अट्रैक्टिव है, छोटा है, स्मॉल और नॉर्थ में कंसंट्रेटेड है। बाकी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर बैंकों के मुकाबले इसका वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है और पीएसयू होने का उसको अपना फायदा मिलता है। ये क्यों पीएसयू, पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र
जो 3 में से एक बैंक है पहले चरण में जिसको प्राइवेटाइजेशन के लिए चुना गया, उसके बारे में एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और वो अभी पब्लिश हो गया। दूसरा, इस बैंक का हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसको जब हम तुलना करते हैं इसके साथ के साइज के आसपास के साइज की प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में तो जैसा बताया कि ये सबसे छोटा है, इसका साइज के नेक्स्ट बिग 6.5-7 गुना बड़े हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में। इनकम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र इससे 1.5 गुना है, इंडियन बैंक करीब 3 गुना है। किंतु प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक हैं, धनलक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, J&K बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, DCB, क्रूड वैसे बैंक, ये सब आसपास के वैल्यूएशन और इनकम रेंज के बैंक हैं। तो एक प्रेजेंटेशन में सारी बैंकों की चर्चा कर पाना तो संभव नहीं है, इसलिए हमने पंजाब एंड सिंध बैंक के तुलना में जो सबसे आसपास साइज वाला, कंपेरेबल साइज वाला जो बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, उसके नंबर से इसके नंबर की तुलना करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर दूसरे सभी बैंकों का आप देखते हैं, GNPA, ग्रॉस NPA और नेट NPA अधिक है, बहुत कम है, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक का NPA ज़्यादा है। पंजाब एंड सिंध बैंक ब्रांच के हिसाब से लक्ष्मी विलास बैंक से 3 गुना है, ATM करीब करीब बराबर है, कासा रेशियो जो कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जितना डिपॉजिट बैंक के पास होता है और टोटल जो डिपॉजिट होता है उसका अनुपात कासा रेशियो होता है, दोनों का करीब 25-28% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि 72 से 75% जो डिपॉजिट इनके पास हैं वो बल्क डिपॉजिट है, मतलब 2 करोड़ से बड़े। या तो कासा में कम होने की वजह से इनको निम में समस्या आती है, निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि जब आपके पास करंट अकाउंट है, बैंक ब्याज कुछ देती नहीं उसमें, तो बैंक के पास वो पैसा वर्चुअली फ्री रहता है। कासा ज़्यादा होने की वजह से आपका निम इम्प्रूव होता है। इन दोनों बैंकों का ही कासा बहुत कम है, 40%। उम्मीद किया जाता है कि 40% से अधिक होने के बाद ये कंफर्टेबल माना जाता है। दूसरा है कैपिटल एजुकेसी रेशियो। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का जो भी भारत सरकार ने इसमें पूंजी निवेश किया है उसकी वजह से कैपिटल एजुकेसी रेशियो 12-13% है, किंतु लक्ष्मी विलास बैंक का वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था कैपिटल उसका, और मार्च क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो उसके बाद 1% कैपिटल एजुकेसी रेशियो है, और दोनों का भी 70% के नीचे है प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो इनमें से लक्ष्मी विलास बैंक तो ऑलरेडी RBI ने PCA में ले लिया, और पंजाब एंड सिंध बैंक को नहीं लिया गया। कुछ उसके पैरामीटर जो सभी हैं उतने खराब नहीं है, कुछ पैरामीटर जो है अच्छे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के लक्ष्मी विलास बैंक के मुकाबले। इसके लिए तुलना दोनों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक की इतनी खराब, इतनी घटिया हालत होने के बावजूद उसको एक के बाद एक इंटरेस्ट मिले। कुछ समय पहले इंडिया बुल हाउसिंग ने प्रपोजल दिया था रिवर्स मर्जर का, इंडिया बुल हाउसिंग लक्ष्मी विलास बैंक में मर्ज हो जाएगी और वापस वो अपना नाम बदल के इंडिया बुल हाउसिंग कर लेंगे, ऐसा प्रपोजल रिजर्व बैंक को दिया गया था, मगर रिजर्व बैंक ने किसी कारणवश उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके चलते लक्ष्मी विलास बैंक का वैल्यूएशन, उस समय जो वैल्यूएशन था उसका अभी 1/5 तक घट गया था। अभी पिछले कुछ दिनों में 2-3 और प्रपोजल इनको मिले, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं वो जो पैसा लगाना चाहते हैं लक्ष्मी विलास बैंक में, और लेटेस्ट जो क्लिक्स कैपिटल का जो प्रपोजल था उसको रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई, और वो लोग अभी इसमें
ड्यू डिलिजेंस में लगे हुए हैं, थोड़ी देरी हो रही है रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, किंतु उम्मीद इतनी घटिया बैंक को भी अगर मार्केट में आपको शूटर्स मिल रहे हैं, बढ़िया शूटर मिल रहे हैं, तो खरीदार मिल रहे हैं, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का जो डाइवेस्टमेंट होगा तो उम्मीद ये है कि बहुत छोटी है, बहुत लोग छोटी बड़ी बैंक और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बहुत लोगों की इच्छा है, बार बार ये देखा गया कि रिजर्व बैंक जब भी लाइसेंस वगैरह देने की कोशिश करती है तो बहुत इंटरेस्ट आता है, इतना इंटरेस्ट आता है कि जब बहुत किसी को मिलता नहीं है लाइसेंस। पिछली बार जो लाइसेंस दिए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिए थे, पेमेंट बैंक को दिए थे, मगर फुल प्लस बैंक को लाइसेंस दिए बहुत दिन हो गए। तो जिसको लाइसेंस लेने की इच्छा है उसको यही एक तरीका है कि पीएसयू बैंक के डाइवेस्टमेंट पे हिस्सा लें और अपना जो एम्बिशन है किसी का बैंक ओन करने का वो अपना पूरा करें। लक्ष्मी विलास बैंक अभी हाल के क्वार्टर में 112 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया। पिछले साल के पहले तिमाही में ये 237 करोड़ का लॉस था, अभी घट गया थोड़ा। पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल की आखिरी तिमाही, चौथी तिमाही में 92-93 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने डिक्लेयर किया था। फिर जब इन्होंने बैंक को आरबीआई में कुछ गड़बड़ी नजर आई, इमीडिएटली रिजर्व बैंक ने सितंबर महीने में इसको पीसीए में डाल दिया। अभी तक पीसीए से बाहर नहीं आई है। अब क्योंकि उसको पैसा मिल जाएगा तो पैरामीटर जो पीसीए के अंदर जाने के हैं वो फुलफिल होने के बाद हो सकता है पीसीए से बाहर आ जाए। क्लिक्स कैपिटल ने 12 जून को ये प्रपोजल दिया था, न्यूज आइटम आया था, और एलओआई दिया 51 स्टेक परचेज का 16 जून को। उसको आरबीआई को जमा किया गया, आरबीआई ने उसको अप्रूव कर दिया और अभी ड्यू डिलिजेंस चल रहा है जिसकी तारीख अभी 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई। प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन जो आरबीआई का फ्रेमवर्क है उसके बारे में थोड़ा सा इस स्लाइड में दिया हुआ है। बहुत सारी बैंकों को इसमें रखा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयू बैंक इसमें थी, तीन बैंक बाहर हो चुकी हैं, यूनाइटेड बैंक मर्ज हो चुकी है, और अभी जो तीन है यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये डाइवेस्टमेंट की लिस्ट में है। उसमें यूको बैंक पहले चरण में है और ये हो सकता है दूसरे चरण में आएंगी, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनके अलावा आईडीबीआई बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक, ये दोनों हैं जो पीसीए में अभी है। पीसीए फ्रेमवर्क में क्या रहता है कि अगर बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 9 से 6% के बीच में रहता है तो आरबीआई करती है उसमें कैपिटल लाने के लिए बोलती है, और अगर 6 से 3% होता है तो मैनेजमेंट बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है उसमें। अगर 3 से कम हो गया जैसे यस बैंक में हुआ तो मोरेटोरियम लगाया जाता है, और कई सारी आपने कोऑपरेटिव बैंकों में देखा मोरेटोरियम लगा दिया जिसमें मतलब विड्रॉल पर रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। दूसरा पैरामीटर उसका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, 10 से 15 के बीच में अगर रहते हैं तो आरबीआई बोलती है आप घटाइए, प्रोविजन करिए। 15% ज़्यादा रहते हैं तो बोर्ड के साथ आरबीआई डिस्कशन करती है और उनको पूछती है कि क्या तुम्हारा प्लान है एनपीए घटाने का। रिटर्न ओवर एसेट अगर 0.25% से कम होता है तो कॉस्टली डिपॉजिट को रिन्यू करने के लिए, नया डिपॉजिट लेने के लिए, नया लाइन ऑफ बिजनेस के लिए आरबीआई बैंक को मना कर देती है। तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है पीसी फ्रेमवर्क में, बैंक को काम करना बहुत मुश्किल होता है। मगर ऐसा नहीं है कि पीसी फ्रेमवर्क से बाहर आते ही बैंक का एकदम कुछ काया पलट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। जब बैंक ऑफ इंडिया पीसी फ्रेमवर्क के बाहर आई उसके पहले उसका शेयर प्राइस 70, 80, 90, 100 रेंज में चलता था। पीसीए फ्रेमवर्क के आने के बाद थोड़ा उसमें उछाल आया, मगर बाद में जो दूसरे कारणों की वजह से वो शेयर अभी घटते घटते बहुत नीचे आ गया, 40-50 की रेंज में आ गया। तो
पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बाकी जो जानकारी है उनके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से ली गई है जानकारी। तो वो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद का है, फोर्थ क्वार्टर के बाद उन्होंने कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन रखा नहीं है। उसी के हिसाब से ये ब्रांच का बारे में दिया हुआ। उनकी 1521 ब्रांच टोटल है, उसमें 564 ब्रांच रूरल में है, 279 ब्रांच सेमी अर्बन में है, 253 अर्बन में और 325 मेट्रो में है। तो बेसिकली रूरल और सेमी अर्बन बेस्ड बैंक है ये। कभी कभी बहुत बारी चर्चा होती है कि रूरल इकोनॉमीज पे जो है ये जो अभी संकट है वो बहुत कम है, और बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है। तो ये रूरल फोकस बैंक जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा अपना बिजनेस करेंगे। डिफॉल्टर के बारे में भी प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया है कि इनके जो 6 बड़े डिफॉल्टर हैं 5/25 के अंदर जो अकाउंट है मोस्टली पावर सेक्टर के हैं, और उम्मीद है कि जल्दी इनसे बैंक को कुछ राहत मिल सकती है। पावर सेक्टर में भारत सरकार काफ़ी कुछ कर रही है उसको रिवाइव करने के लिए, पीपीए लाने के लिए, और जो पीपीए एक्सपायर हो गए नए पीपीए, आईएनएफएस का भी जो है रिसोल्यूशन होने की उम्मीद है। तो उसमें हो सकता है कुछ इनको रिकवरी हो जाए, तो एनपीए घट जाएगा तो बैंक जो है वापस पटरी पे आ जाएगी। तो वैल्यूएशन भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा वैल्यूएशन शुरू में किसी ज़माने में इसका हुआ करता था, जो अभी बहुत घट गया। एनपीए का एनालिसिस करते हैं तो अभी तक तो बढ़ ही रहे हैं, थोड़ा रिडक्शन हुआ है थर्ड क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में 9,000 करोड़ से 8,000 9,200 से 8,900 करोड़ ग्रॉस एनपीए का लेवल, मगर वही है 13-13.5%। नेट एनपीए 7% था, 8% हो गया। तो अब प्रोविजन नहीं कर पा रहे, प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 65% से 62% हो गया। तो उतना स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है इस मामले में। इंडस्ट्री वाइज एक्सपोजर का जहाँ तक सवाल है, स्टील में बहुत एक्सपोजर इनका है, टेक्सटाइल में है, एनर्जी में है, ट्रांसपोर्ट में है, इंफ्रा में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और बाकी कासा और रिटेल डिपॉजिट के बारे में इनका जो है बल्क डिपॉजिट ज़्यादा है। कासा तो जैसा देखा पहले बहुत कम है, इनका 25% के आसपास है। तो ज़रूरत है इनको अपना कासा बढ़ाने की। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कासा बढ़ाया है, अगर प्राइवेट में आएगा उस तरह से इसमें कासा इम्प्रूवमेंट होगा तो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इम्प्रूव होगा, इससे वैल्यूएशन में इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है। सराउंडिंग पैटर्न का जहाँ तक सवाल है, इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी करीब 83% है, बुक वैल्यू 48 है, मगर इतना एनपीए होने में बुक वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रहता है। 67, 64, 60, 49, 48, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं, द नंबर विल गो ऑन रिड्यूसिंग एज लॉन्ग एज एनपीए आर देयर। मगर यहाँ पे जो कंफर्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, फ्लोटिंग स्टॉक ओनली 3% है, यहाँ पे करीब 11% है। 83% भारत सरकार और 6% एलआईसी, करीब 11% पब्लिक में है, तो बहुत कम नहीं है। अभी सवाल आता है कि वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू का इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कैपिटल मार्केट कैप के हिसाब से तो वैल्यू है। लार्ज इसका स्ट्रेंथ है, रूरल सेमी अर्बन नेटवर्क में इसका एक बड़ा हिस्सा जो है बिजनेस उधर से आता है। पंजाब और नॉर्थन इंडिया में इसका ब्रांच बहुत ज़्यादा है। तो जो साउथ बेस्ड बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जिनको अपना कम्प्लीमेंट्री बिजनेस नॉर्थ में चाहिए, तो वो लोग लाइकली शूटर रहेंगे इसको, उनके लिए ये स्ट्रेटजिक फिट हो सकता है। उसके अलावा जो रिस्क पार्ट है, कैपिटल एजुकेसी बहुत कम है, कासा कम है, निम कम है, प्रोविजन कम है, एनपीए बहुत ज़्यादा है। Q1 रिजल्ट अभी आया नहीं, कैसा आएगा नहीं पता। लेकिन सिल्वर लाइनिंग कहाँ है? सिल्वर लाइनिंग यही है कि एक बहुत ही बुरी हालत में जो लक्ष्मी विलास बैंक थी
उसका अभी उम्मीद है कि ये क्लिक्स कैपिटल का जो कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद हो जाएगा, उद्धार जो हो जाएगा, तो जरूर पंजाब एंड सिंध बैंक का भी उस तरह से सूत्र मिलेगा और बहुत अच्छा उसको रिटर्न मिल सकता है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो पिछले करीब 10 साल का शेयर प्राइस हिस्ट्री है, इसमें लगातार डिविडेंड देती रही 2015 तक, और स्टार्ट किया था 125 के आसपास से, और अभी जो है बहुत कम 13-14 रुपए में आपको एक शेयर मिल रहा है। मार्केट वैल्यूएशन टोटल 900 करोड़ करीब है। तो दो हैं तरीके, या तो आप Q1 रिजल्ट का वेट करके फिर सोचिए, या तो अभी जो न्यूज ड्रिवन मूवमेंट होगा उसको फायदा उठाने के लिए एंट्री करिए और अपना थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो कुछ पैसा बन सकता है, और उसके बाद जब कोई दूसरा इन्वेस्टर आ जाएगा, उस पर डिपेंड करते कौन इन्वेस्टर आया, कैसा आया, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या, उसको देखते हुए उसको रिव्यू करना है। थैंक यू।